हेलो, कैसे हो सब? बढ़िया। अरे भाई, बातें बातें हो गई हो तो पढ़ लो भगवान थोड़ी देर। ब्रेक नहीं था क्या तुम्हारा? अच्छा, ब्रेक था इसलिए तुम ब्रेक वाले मूड में हो गए अभी तक। हाँ जी, पढ़ के आए हो? पढ़ के आए हो क्या या नहीं? तुम सीरीज क्यों के बैठे रहते हो तुम? वो तो एकदम ऐसे मुझे यूं देख रहा था जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया हो। कोई बात है क्या? नहीं? पढ़ के आए हो? हाँ या ना? हाँ। अच्छा, क्या होता है मैनेजमेंट? आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू whom? पीपल। वेरी गुड। आई तो सही, आवाज तो आई। आने जैसे शर्मा रही की आवाज कैसे आ गई? चलो, निकली तो सही। यही चाहती हूँ मैं कि सबकी इतनी तेज आवाज निकले। अगर बगल वालों को पता चलना चाहिए ना कि आवाज चल रही है यहाँ पे। अच्छा। कैसा फंक्शन है मैनेजमेंट? डायनामिक फंक्शन है। ओके। ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का? टू अचीव गोल्स। मेरी पार्कर फोलेट ने किसके ऊपर फोकस किया था? लीडरशिप और ह्यूमन रिलेशनशिप्स। ओके। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या डेफिनेशन दी थी? अरे 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 अरे, कचरा बचा दिया। क्या दी थी? एक जना बता दो जिसको एकदम फिक्स है कि हाँ यही बोला था। ये तो मेरी पार्कर फोलेट ने बोला था। अच्छा। What you want men to do in the best and cheapest way। ठीक है। अच्छा, किसके ऊपर फोकस किया था इन्होंने? कॉस्ट रिडक्शन एंड एफिशिएंसी पे वर्क किया था। एग्जैक्टली। फिर कौन थे? हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने क्या बोला था? जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड्स है, फोरकास्ट, कंट्रोल, कमांड, कोऑर्डिनेट, ऑर्गेनाइज, प्लान, सब कुछ किसमें आ जाता है? हेनरी फेयोल की डेफिनेशन में। किसके ऊपर फोकस किया? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन पे। साइंटिफिक मैनेजमेंट डेफिनेशन किसने दी? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। और क्लासिकल किसने दी? हेनरी फेयोल ने। लास्ट क्या पढ़ा था? पीटर ड्रकर। उन्होंने क्या बोला था? मल्टीपर्पज ऑर्गन किस किस को मैनेज करते हैं? मैनेजर, पहले तो बिजनेस, मैनेजर, वर्कर्स एंड वर्क। ठीक है। किसके ऊपर फोकस किया? होलिस्टिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। चलो, ये तो क्लियर हो गया। फाइन। कौन सी बुक के बारे में पढ़ा था अपन ने? किसने लिखी है? चाणक्य और या फिर कौटिल्य। ओके। क्या 4 मेन टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर बात की? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन एंड पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, जुडिशियल सिस्टम। ये 4 टॉपिक्स पे हमने बात की अर्थशास्त्र में। चलो, याद तो हो गया। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन के अंदर अगर बात करें तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड्स को क्या कहते थे? अध्यक्ष। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड्स कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। चलो, अभी आज अपन पढ़ेंगे मैनेजमेंट इन प्री इंडस्ट्रियल एरा। ये कुछ एज सच इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सिर्फ थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स है वो याद कर लेंगे तो इससे हो जाएगा। इसमें इतना कुछ लर्निंग वर्क नहीं, इस पैराग्राफ में नहीं है।
देखो जो डिक्लाइन हुआ सेंट्रलाइज्ड एम्पायर्स का, पहले क्या था एम्पायर्स चल रहे थे, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले क्या था एम्पायर्स थे बहुत बड़े बड़े, अब वो एम्पायर्स जो थे वो सेंट्रलाइज थे, मतलब एक एम्पायर बन जाता था, उसके अंदर बहुत बड़ा पार्ट जो होता था वो उसी के अंदर हो जाता था। ठीक है, धीरे धीरे उसके बाद में दो नए सेक्टर्स डेवलप हुए, वन वॉज मिलिट्री एंड अदर वॉज चर्च। ठीक है, इंडियन सिस्टम में तो ऐसा नहीं है, बट बाहर के सिस्टम में है ऐसा, मिलिट्रिकल और चर्च सिस्टम। देखो मिलिट्रिकल कब होगा, जब डिक्टेटरशिप जैसा कुछ होगा। पता है डिक्टेटरशिप क्या होती है? हिटलर के बारे में तो सुना ही है ना, ही वाज अ डिक्टेटर। क्यों? क्योंकि वो था तो आर्मी पर्सन, और फिर उसने पूरा नाजी को अपने अंडर ले लिया था। ठीक है, कैसे लिया? बिकॉज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो मिलिट्रिकल पावर थी उसके पास। और दूसरा चर्च के बेसिस पे, कि ये जो रिलीजियस कल्चर होता है उसके बिहाफ पे ले लिया, उसी के अंदर सारा काम चल रहा है, तो वो चर्च के बिहाफ पे था। तो रोमन कैथोलिक चर्च होते थे उस टाइम पे, जो बहुत ही डेवलप हुए एक बार में, ज्योग्राफिकली एक्सटेंसिव थे, हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, दैट सर्वाइव्स टू दिस डे। आज भी तुमको पुराने चर्च मिल जाएंगे। ठीक है, अपने यहाँ तो ऑब्वियसली नहीं है, बट बाहर की कंट्रीज में अगर देखो तो वहां पे उतने पुराने पुराने चर्च आज भी हैं। अपने यहाँ पे भी तो है मंदिर, बहुत पुराने पुराने मंदिर है। ऐसे मतलब कोई बोल रहा है ये 1500 साल पुराना है, कोई मंदिर है जो 2000 साल पुराना है, तो वो उस टाइम से तो चलते हुए आ रहे हैं, जब प्री इंडस्ट्रियल एरा था, मतलब इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हुई थी, तब के जो मंदिर बने हुए हैं वो उस चीज के अंदर आ गए। ठीक है, सो वो लोग क्या यूज करते थे? हिराकी यूज करते थे। मतलब वही है, देखो उनके वहां क्या होता है, प्रीस्ट होते हैं। वो प्रीस्ट कौन बनेगा? राजा का बेटा, मतलब प्रीस्ट का बेटा फिर प्रीस्ट बन गया, फिर प्रीस्ट का बेटा प्रीस्ट बन गया। ऐसे जो ब्राह्मण्स हैं वही तो सारे ब्राह्मण्स रहेंगे ना। कोई नया जाके ब्राह्मण्स बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते ना। और अगर तुमको प्रॉपर वो हो, कई ब्राह्मण्स जो प्रॉपर पंडित होते हैं, फिर वो उनके बेटे भी वही काम करते हुए आ रहे हैं, फिर उनके बेटों ने भी वही काम कर लिया, तो वो पंडित वाला काम ही चलता आ रहा है। ब्राह्मण्स में भी अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं जो ये पंडित वाला काम करते हैं, कुछ नॉर्मल जो आजकल शर्मा और जो होता है वो सब ब्राह्मण ही होते हैं, है ना। बट दे आर नॉट डूइंग दैट, उनका वो काम नहीं है। ओके, सो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, जिसका जो काम बहुत ढंग से आता है वो काम कर लेता था। अपने यहाँ पे क्या था? वर्णा सिस्टम, 4 वर्णास है। क्या क्या है? ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण्स पढ़े लिखे हुए होते थे, तो वो पढ़ने लिखने वाला काम कर रहे थे। वैश्य, उनको बिजनेस बहुत अच्छा आता था तो वो बिजनेस कर लेते थे। क्षत्रिय, वो आर्मी में काम करते थे क्योंकि उनको वॉर्स का बहुत एक्सपीरियंस था। और शूद्र, जो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, उनको एक अलग कास्ट में डाल दिया, वो शूद्र हो गए। ठीक है, सो स्पेशलाइजेशन है ना। जो बिजनेस करने वाला है वो नहीं पढ़ पा रहा, मत पढ़े, बिजनेस कर ले। आज भी तो यही होता है, जो कुछ नहीं पढ़ रहा, घर का नालायक बच्चा, उसको बिजनेस में बिठा दो। पुराना बिजनेस चल रहा था, उसको बिजनेस लड़ा दिया, वो हंस रही है मेरे ऊपर, है ना। ये आगे क्या नाम है बेटा? स्नेहा। एक बार नाम वापस से हो सकता है पूछ लो, एक दो बार में क्लियर हो जाएगा कि दिमाग में किसका क्या नाम है। ठीक है, वो हंस रही थी। और यही होता है कि घर में कोई है क्या जिसको नलायक और घर में बिजनेस में बिठा दिया। बहुत सारी कंडीशन ऐसे होती है, और मोस्टली लड़कों के साथ तो यही होता है। अब क्या ही पढ़ेगा 12वीं के बाद, हो गई ना तेरी 12वीं, चल धंधे में बैठ जा। ठीक है, सो यही चीज हो रही है। और जिनको देखो, जो अगर तुमने ध्यान से देखा तो अगर किसी के घर में कोई पहले से मिलिट्री में है ना, कोई आर्म्ड फोर्सेस में है, उनके घर में से कोई ना कोई नेक्स्ट जनरेशन में जरूर होगा जो आर्म्ड फोर्सेस में जाएगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट वही डेवलप हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मिलिट्री। थ्रू आउट हिस्ट्री मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन परफेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड। देखो मिलिट्री में ये सब नाम तुम्हारे सुने हुए है ना, स्पैन ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड, कहां सुने? प्रिंसिपल्स गिवन बाय पेयोल ने दिए थे ना, उनमें थे ना ये प्रिंसिपल्स। तो कहां से लिए ये प्रिंसिपल्स? मिलिट्री जो उस टाइम पे प्री इंडस्ट्रियल एरा में जो मिलिट्री के प्रिंसिपल्स थे, वो एज इट इज हमने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि दे वर हैविंग द सेम थिंग। देखो मिलिट्री अगर काम कर रही है तो दे वांट द स्पैन ऑफ कंट्रोल, ऑब्वियसली चाहिए ना, इतने एरिया में मेरा कंट्रोल है, इसके अंदर आके हमें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। दूसरा, यूनिटी ऑफ कमांड इज नेसेसरी। अगर
तुमको पता है हमारे यहाँ का डिफेंस मिनिस्टर कौन है? हु इज द डिफेंस मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर खुद डिफेंस मिनिस्टर होता है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो अगर नरेंद्र मोदी नहीं बोले कि गोलियां चलानी है तो गोलियां नहीं चलेगी। उन्होंने बोल दिया कि आज स्ट्राइक करनी है तो होगी, उन्होंने बोला नहीं करनी तो नहीं होगी, ठीक है। सो सब कुछ किसके ऊपर बेस्ड है? एक बंदे के ऊपर बेस्ड है ना, बहुत सारे अलग अलग लोग थोड़ी डिसीजन ले रहे हैं। सो यूनिटी ऑफ कमांड होगी, मिलिट्री में भी हो रहा है और मैनेजमेंट में भी यही चीज है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लीडर्स होंगे तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, कंफ्यूजन होंगे। सेम चीज मिलिट्री में भी यही चीज होगी। तो वहां से हमने लिया यूनिटी ऑफ कमांड, पहला स्पैन ऑफ कंट्रोल, दूसरा यूनिटी ऑफ कमांड। अब तीसरी चीज पे आते हैं। तीसरा क्या है? चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड होता है ना, टॉप मैनेजर मिडिल लेवल को बताएगा, मिडिल लेवल आके लोअर लेवल को बताएगा, लोअर लेवल आके वर्कर्स को बताएगा। यही चीज होती है मिलिट्री में भी, यही होता है। पहले टॉप हेड बताएगा, फिर मिलिट्री हेड्स के पास बात आएगी, मिलिट्री हेड्स जो नॉर्मल फोर्सेज है उनके कैप्टन को बताएगी, कैप्टन फिर अपनी टीम को बताते कि हमको ऐसा ऐसा कुछ तो काम करना है, कोई प्लान हमारे पास में आया है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। मिलिट्री वांट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। पहले पता है ये स्ट्रैटेजिक वर्ड सिर्फ मिलिट्री के लिए होता था, बट आजकल हम हर चीज की प्लानिंग स्ट्रैटेजिकली करते हैं ना। क्यों करते हैं ऐसा? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजिक? स्ट्रैटेजिक का मतलब क्या होता है? क्या होता है स्ट्रैटेजिक का मतलब? वी आर डूइंग अ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ऐसा बोला, ठीक है। ये नॉर्मल सेंटेंस है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए। तो स्ट्रैटेजिक का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजीज? स्ट्रैटेजी भी उसी वर्ड से आया है, क्या होता है इसका मतलब? क्या हुआ खुशनुमा? अच्छा, क्या बोल रही थी? अच्छा, ये इसका मतलब है, एग्जैक्टली ठीक है। उसने जो बोला उसने काफी हद तक सही चीज ही बोली है कि स्ट्रैटेजी यूज करना मतलब कुछ डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्लान बनाना जिससे हमारे चांसेस ऑफ अचीविंग दैट गोल इज 100x। मतलब पक्का है कि वो श्योरिटी है कि हम उससे कुछ ना कुछ कर लेंगे, कुछ डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्लान करना। तो जो मिलिट्री है वो हमेशा कुछ अलग ही स्टाइल ऑफ प्लान लेके आएगी ना, ऐसे थोड़ी है कि हमेशा एक जैसे प्लान करेगी, वरना तो हमारे सामने वाला को पता होगा ये तो यही करते हैं, हम तो इनके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है उनकी। तो पहले ये जो स्ट्रैटेजिक वर्ड होता था ना, ये सिर्फ मिलिट्री में यूज होता था, बट इट इज नाउ कॉमन फॉर ऑल। हर कोई स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करे क्योंकि हमको डिफरेंट प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर तुम सब एक जैसा पढ़ोगे तो सबके एक जैसे नंबर आएंगे, फिर तो आईसीएसआई को बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, सबको चूज करना पड़ेगा क्या? नहीं होता ना, सब अपने अपने हिसाब से पढ़ते हैं, सबका अपना अपना वे ऑफ डूइंग थिंग्स है। तो वो क्या है? तुम्हारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, जिस तरीके से तुम पढ़ोगे वो तुम्हारी प्लानिंग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे जो मैं बोल रही थी मेन वर्ड्स, दो वर्ड्स तो है, ये याद रखना है। प्री इंडस्ट्रियल एरा में क्या था? मिलिट्री और चर्च, दो चीजें तो याद करनी है। उसके आगे तुमको ये याद रखना है, यहाँ पे दो तरीके के सिस्टम चलते थे यूरोप में, ठीक है। और ये दो सिस्टम का नाम क्या है? एक तो था गिल्ड सिस्टम एंड अनदर वाज एन मर्केंटाइल सिस्टम। गिल्ड सिस्टम एंड मर्केंटाइल सिस्टम ये यूरोप में चलते थे, दैट वर अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी कंट्रोल, अप्रेंटिस ट्रेनिंग एंड स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन प्रोसेस। ओके, तो कितने वर्ड्स याद करने हैं? 5 और 2 7 वर्ड्स यहां याद करने हैं। मिलिट्री और चर्च दो सिस्टम थे, गिल्ड सिस्टम और मर्केंटाइल सिस्टम। किसके ऊपर बेस्ड है? क्वालिटी कंट्रोल, अप्रेंटिस ट्रेनिंग एंड स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन प्रोसेस। अब इन तीनों का मतलब समझो। क्वालिटी कंट्रोल, तुमने एक चिप्स का पैकेट खरीदा, ठीक है, तुमने एक चिप्स का पैकेट खरीदा, लेट्स से ग्रीन लेस खरीदे थे, अमेरिकन एंड अनियन, ठीक है। आज जब तुमने खरीदा तो वो पैकेट में कुछ हवा थी और कुछ वो फिल हुआ था, यही होता है नॉर्मली। नेक्स्ट टाइम जब खरीदा तो पूरा भरा हुआ था,
उसमें नाइट्रोजन फ्लश्ड ही नहीं थी, ठीक है। तीसरी बार खरीदा, कुछ था ही नहीं, पूरी हवा ही हवा भरी हुई थी। मतलब अगली बार खरीदने जाओगे सेम पैकेट, हाँ या ना? नहीं जाओगे ना, क्यों नहीं जाओगे? तो एक बार पूरा भरा हुआ भी तो निकला था। एग्जैक्टली, क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, आप एक जैसी चीज दे ही नहीं रहे हो ना। अगर मेरे को हमेशा सेम चीज मिलेगी तो आई विल गो टू इट, अदरवाइज मेरे पास क्लियरेंस ही नहीं है कि हो सकता है अगली बार पूरा भरा हुआ निकल जाए, हो सकता है कि खाली निकल जाए, मैं क्यों खरीदूं? सो क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी मेंटेन्ड होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। ओके, सेकेंड थिंग, अप्रेंटिस ट्रेनिंग। यू नो अबाउट ट्रेनिंग? इंटर्नशिप के बारे में सुना? सबने सुना होगा इंटर्नशिप क्या होती है, ठीक है। तुमको भी करनी पड़ेगी। जब तुम्हारा एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाएगा तो तुमको क्या करनी पड़ेगी? ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उस ट्रेनिंग में क्या करवाएंगे? अच्छा, तुमको काम सिखाएंगे। तुम यहाँ थ्योरी पढ़ रहे हो, यहाँ कुछ सीख थोड़ी रहो कि सीएस कैसे काम करता है, क्या करता है, किस तरीके से करता है। चलो हम तुम्हें सिखा भी देंगे, हम तुमको बता भी देंगे। जैसे लास्ट चैप्टर हमारा यही है कि सीएस का क्या काम है, तुमको हमने वो समझा दिया कि सीएस क्या काम करता है, बट तुमको ये नहीं पता कि प्रैक्टिकली वो चीज कैसे होती है। हमने बोला लॉ संभालता है, अरे लॉ कैसे संभालता है? लॉ को पकड़ के थोड़ी बैठा रहेगा, उसका यूज करना आना चाहिए ना। तो तुम ट्रेनिंग में वो चीज सीखोगे। तो वहां पे भी उस टाइम क्या था ना, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, तो लोगों को मशीन ऑपरेट करना सिखाना जरूरी था। अगर मानो एआई जिस दिन आया, क्या तुमको उस दिन एकदम फुल फ्लेजेडली चलाना आ गया था? नहीं ना, पहले तो ये लग रहा था गूगल जैसा ही सर्च करो आंसर मिल जाएगा, एक बार में करेक्ट आंसर आ जाएगा, यही लग रहा था। फिर धीरे धीरे पता चला अच्छा ये इमेजेस भी बनाता है, उसके बाद में पता चला अच्छा ये ऑडियो को भी चेंज कर देता है। फिर समझ में आई तो वर्ड डॉक्यूमेंट भी बना के दे देगा, पीडीएफ भी बना के दे देगा, सब कुछ बना के दे देगा। हम धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे, क्यों? क्योंकि हमको जैसे जैसे समझ में आने लगी, वो बहुत एक छोटी सी चीज थी, बट एक फैक्ट्री में इतनी छोटी चीज नहीं होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग वाज ऑल अबाउट ट्रेनिंग द पीपल अबाउट एनी न्यू मशीनरी और एनीथिंग, जो भी चीजें डेवलप हो रही थी उनके बारे में सिखाना, ठीक है। एंड लास्ट, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा होना चाहिए? स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक पैकेट ग्रीन कलर का है, एक पैकेट रेड कलर का है और दोनों में चीज सेम ही है। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है ना, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए हर चीज का, एक जैसे दिखने वाली चीजें दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बॉटल खरीदी, ठीक है, और तुमने भी वही बॉटल खरीदी, हम सबने एक बॉटल खरीदी, ठीक है, बड़ी ट्रेंड में चल रही थी। आजकल वो क्या चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, बड़ी बड़ी जो बॉटल आती है, टम्बलर। हाँ एग्जैक्टली, हमने टम्बलर खरीदा सबने एक ही जगह से, कि हम सब तो ना क्या करेंगे, मैचिंग करेंगे। क्या बोलते तुम लोग उसको मैचिंग करने हो? हाँ हाँ एग्जैक्टली, यस, ट्विनिंग करेंगे हम, ठीक है। हम क्या करेंगे? ट्विनिंग करेंगे। हम तो सब क्लास में सारे बच्चे एक जैसा टम्बलर लेके बैठेंगे। हम गए, सब अलग अलग गए, सब यार सेम टाइम पे तो जाने का टाइम पॉसिबल ही नहीं था, सब अलग अलग गए, सब लेके आए, आके देखो तो अलग अलग चीजें दिख रही है। करनी तो ट्विनिंग थी ना, हमारा तो वही दिमाग खराब हो गया, हम नहीं जाएंगे अगली बार। क्यों जाए? जिसके से लेके आना था उसने तो सबको अलग अलग चीजें दे दी। हमने बोला था, हमने स्पेसिफिक किया था ये वाला साइज लेके आना है, ये वाला कलर लेके आना है, बट क्या हुआ, सबने सोचा ब्लू कलर लेके आएंगे। किसी का लाइट ब्लू है, किसी का डार्क ब्लू है, किसी का नेवी ब्लू है, किसी का स्काई ब्लू है, सबके अलग अलग कलर्स आ गए। अब क्या होगा? हमारा ट्रस्ट खत्म, हम उस शॉप पे वापस से कभी नहीं जाएंगे। सो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन होना चाहिए। अगर हम किसी भी कंपनी की बात करते हैं, अगर वो कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रही है, सो देयर शुड बी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन। ओके, सर्विसेज में भी बात करें तो स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए ना। तुम किसी फेयर में गए हो, ठीक है, और वहां पे जाइंट व्हील लगा हुआ है, तुम्हारी फ्रेंड गई थी तब तो उसको तो 10 राउंड्स करवाए थे उसके, और तुम गए तो 5 राउंड ही करवाए। अब क्या हुआ? तुम लड़ने बैठ जाओगे? लड़ोगे नहीं लड़ोगे? खुद के हक के लिए तो लड़ना पड़ेगा ना। उसको तो 10 कराए तो मुझे 5 ही को कराया। हम इतने पागल नहीं कि वहां काउंट करने बैठेंगे कि उसको कितने राउंड कराया था, हमको कितने राउंड कराया, बट एक जनरल पॉइंट है
तो कोई भी चीज होगी तो वो स्टैंडर्डाइज होनी नेसेसरी है। ओके, समझ में आ गया यहां तक? पक्का? चलो अब अपनी नोटबुक्स निकालो, सब नोटबुक लाओ, आज लिखना शुरू करते हैं। चैप्टर 7, टॉपिक डालो मैनेजमेंट। आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, art of getting things done through people, through people। सेकेंड क्या पढ़ा? डायनामिक प्रोसेस, डायनामिक प्रोसेस। After that, focus on achieving goals with improving efficiency, with improving efficiency। Okay, next, objectives। First, to create wealth, to create wealth। Second, manager's role, manager's role। To add value, to add value to the organization। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट टॉपिक डालो डेफिनेशंस, डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। definitions of management। First, Mary Parker Follett, Mary Parker Follett। Getting things done through people, things done through people। Focus on
human relations and leadership. Second, F.W. Taylor. F.W. Taylor. What you want men to do, seeing what they do, best and cheapest way. Focus, efficiency, and cost reduction. Scientific management. Third, Henry Fayol. ऊपर तक का लिख लिया है, स्क्रॉल कर दूं? Forecast, plan, organize, command, coordinate, and control. Focus, administrative functions, and this is classical management. Classical management. Fourth, Peter Drucker. Multi-purpose organ, manages business, managers, workers, and work. Focus, holistic and organizational role.
role. अर्थशास्त्र, book written by चाणक्य और कौटिल्य. It comprises public administration, taxation and policy, foreign policy, and the last, judicial system. Judicial system. Management concepts, organizational structure, roles and responsibilities, and last, resource allocation. Resource allocation. अच्छा हाँ, पहले लिखना जीनसेस ऑफ मैनेजमेंट. जीनसेस ऑफ मैनेजमेंट. Wait a second. Management is not modern. Management is not modern. Existed from
existed from ancient time, existed from ancient time. Example, running empires, running empires. Then trading system, formation of pyramid, formation of pyramid. अब टॉपिक डालो, प्री इंडस्ट्रियल एरा, प्री इंडस्ट्रियल एरा। जो वर्ड्स है इसे वो लिखवा रही हूं, ठीक है। मेन चीजें क्या थी वहां पे, मिलिट्री एंड चर्च, मिलिट्री एंड चर्च। After that, guild system and mercantile system, in Europe, and quality control, apprentice training, and standardized, production process, देखो अभी तक तुमको समझ में आ गया होगा कि हमने जितना पढ़ा वो हमने सब लिख लिया, राइट। बच्चे सीधे शॉर्ट में चीजें लिख ली है। व्हाट आई ट्राई इज कि मैं इतने तरीके से नोट्स बनवा दूं तुमको पूरी क्लास में कि तुमको ना बुक खोलनी पड़े ना कंपाइलर खोलना पड़े। फॉर मैनेजमेंट तुम सिर्फ अपनी नोटबुक खोलो नोट्स की और एज इट इज रिवाइज करो, तुम्हारा पूरा चैप्टर पूरा कोर्स एज इट इज रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा तो यही ट्राई रहेगा कि तुम बिना कुछ करे और सीधे सीधे नोट से पढ़ोगे तो मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और इस हिसाब से ही नोट्स बनाएंगे कि कुछ भी नहीं छूटेगा। जितना पेपर में आना है ना वो सब पेपर तुम्हारा इन नोट से ही बन के आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। चलो अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं दैट इज द डॉन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ओके, तुमको पता है डॉन का मतलब क्या होता है? ये जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है डॉन, इसका मतलब क्या होता है? DAWN, नॉट DON। एग्जैक्टली, डॉन का मतलब होता है जब रात से सुबह होने वाली होती है, वो जो टाइम होता है वो डॉन का टाइम होता है। अच्छा, डस्क पता है क्या होता है? जब दिन से रात होने वाली होती है ना, शाम वाला टाइम अगर मैं कह दूं हल्का सा, तो वो क्या होता है? डस्क का टाइम होता है, ठीक है। जब मम्मी बोलते हैं ना अभी कुछ काम नहीं करना है, वो डस्क वाला टाइम होता है, ठीक है। कि अब एकदम शाम होने वाली है और तुम अब काम करने बैठोगे, अभी नहीं पढ़ाई करनी है, अभी कुछ नहीं करना, अभी सोना भी नहीं है, वो वाला टाइम क्या होता है? डस्क वाला टाइम होता है। और डॉन कब होता है? सुबह सुबह,
ठीक है, तो यहां पे बोला कि डॉन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, मतलब मॉडर्न मैनेजमेंट शुरू हो रहा था, वो वाला टाइम पीरियड की बात करेंगे, और वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, मॉडर्न मैनेजमेंट क्या हुआ, डेवलप होना शुरू हो गया। सो मॉडर्न मैनेजमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो बेस्ट चीज से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही हुआ है। उसी की वजह से हम मैनुअल से शिफ्ट हुए मशीनरी पे, एग्रीकल्चर से शिफ्ट हुए इंडस्ट्रीज पे। इंडिया कैसा कंट्री है, एग्रेरियन बेस्ड कंट्री है, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, ठीक है। तो आज भी एग्रीकल्चर बहुत अच्छे लेवल पे होता है, बट पहले के टाइम पे सिर्फ होता ही एग्रीकल्चर था और कुछ था ही नहीं। तो हमको शिफ्ट करना जरूरी था, हमको सेल्फ सफिशिएंट बनना था। अगर सेल्फ सफिशिएंट बनना है तो हमको हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू करना जरूरी था। तो दैट वाज द टाइम जब ये चीजें शुरू हुई। अभी इंडिया के बारे में नहीं, मैं पहले बोल रही हूँ, ये पूरा ग्लोबल के बारे में है। तो तुमको ईयर्स बहुत फ्लक्चुएट होते हुए मिलेंगे कि हमारे यहाँ तो उस टाइम पे ऐसा हो रहा था, फिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। So this era profound shift from manual agrarian production to machine based large scale factory production. Okay, तो हमने क्या किया, हमने शिफ्ट किया मैनुअल एग्रेरियन बेस्ड से मशीनरी और लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे। अभी हम यहाँ पे टोटल 5 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट अगर रेवोल्यूशन की बात करते हैं, सो दिस वाज बेसिकली बेस्ड ऑन स्टीम पावर, ठीक है। स्टीम पावर पता क्या होती है, यू नो व्हाट स्टीम पावर? अच्छा, पुरानी ट्रेन्स देखी है कभी पिक्चर्स में? हाँ हाँ, कोल से जो चलती थी, तो अगर मूवीज में देखा हो, ऐसे उठाते थे पावर से और फिर डाल देते थे, ऐसे उठाते थे फिर डाल देते थे, ठीक है। व्हाट इट वाज, स्टीम इंजन चलते थे उस टाइम पे, स्टीम पावर से रिलेटेड सब कुछ होता था। सो पहली चीज क्या था, हम एग्रेरियन से किस में आ रहे थे, मशीन्स पे आ रहे थे, हम मशीनरी में आ रहे थे, इंडस्ट्रीज में आ रहे थे। तो ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम एग्रेरियन इकोनॉमी टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे अभी मशीन्स आ रही थी, तो किसके अंदर इंटर हुआ, मैकेनाइजेशन और स्टीम पावर के अंदर। तो फर्स्ट रेवोल्यूशन की 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली चीज, हम शिफ्ट हुए एग्रेरियन पॉलिसीज से इंडस्ट्रियल में। दूसरा, मशीन्स डेवलप हो रही थी इसलिए मैकेनाइजेशन। एंड थर्ड, मशीन को चलानी भी तो पड़ेगी, पहले इलेक्ट्रिसिटी तो डेवलप्ड थी नहीं, तो किससे चलती थी, स्टीम पावर से चलती थी। ओके, फर्स्ट रेवोल्यूशन समझ में आ गया। क्या टाइम पीरियड था, 1760 टू 1840। हमारे यहां तो उस टाइम ब्रिटिशर्स भी नहीं आए थे तब तक, उस टाइम तो मुगल और सल्तनत एरा चल रहा था, तब बाहर की कंट्रीज में ये शुरू भी हो चुका था। और हमारे यहां पे फैक्ट्री सबसे पहले किसने डेवलप की थी, ब्रिटिशर्स ने की थी, अगर याद हो। और जब तुम लोगों ने 8th के अंदर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें यह पढ़ाया गया था कि फैक्टर्स बोलते थे उनको, क्यों बोलते थे, क्योंकि उन्होंने फैक्ट्री डेवलप की थी, इसलिए ब्रिटिशर्स को फैक्टर्स कहते थे, ठीक है। जो फैक्ट्री में काम करे वो फैक्टर्स होते थे। उन्होंने सबसे पहले आके बनाई ही ये सूरत में सबसे पहले इंडस्ट्री डेवलप की थी। देन दे शिफ्टेड टू बॉम्बे एंड देन टू बंगाल, और लास्ट में उन्होंने बंगाल में पूरा फोर्टिफिकेशंस करके बहुत बड़ी इंडस्ट्री डेवलप की थी। बट कब हुआ, 1857 में तो ब्रिटिशर्स आए, उसके बाद में उन्होंने डेवलप करना शुरू किया। तब तक तो वो सिर्फ ट्रेड कर रहे थे हमारे साथ में। तो आफ्टर 1857 हमारे यहाँ पे हुआ, बट बाहर तो 1760 से 1840 में ये डेवलप हो चुका था। ओके, फिर आया सेकेंड इंडस्ट्रियल। यहां पे क्या था, स्टील प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनल कंबशन इंजन्स। अब ये क्या होते हैं, स्टील प्रोडक्शन तुमको पता है, स्टील बनाना शुरू किया। दूसरी चीज इलेक्ट्रिसिटी तुमको पता है, आज हम जी ही इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रहे। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो यहां कुछ भी नहीं होता, राइट। ये बिल्डिंग भी नहीं बनेगी होती अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो, राइट। सो पहली चीज स्टील प्रोडक्शन, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा बोला इन्होंने इंटरनल कंबशन इंजन्स। अब ये क्या होते हैं इंटरनल कंबशन इंजन्स, देखो पहले क्या होता था ना, जो इंजन्स होते थे उनको वर्क करवाना पड़ता है। जैसे अपन ने बोला कोल डालना पड़ रहा था पहले स्टीम इंजन्स के अंदर। अब जैसे जैसे पेट्रोल डीजल ये सब कुछ डेवलप होने लगे, अब तुमको ऐसे क्या पेट्रोल पूरे टाइम डालना पड़ता है उसके अंदर, टंकी के अंदर,
या एक बार डलवाया वो खुद ही पूरा ऑपरेट कर लेती है, खुद ही ऑपरेट करती है ना, बस सीधे डाला और उसके अंदर वो चलती रहेगी। हमको तो जब खत्म होगा तभी हमको उसके अंदर डलवाना है, पर पहले ऐसा नहीं होता था। तो इसलिए इंटरनल कंबशन इंजन मतलब अंदर ही अंदर सारा काम हो जाएगा, हमको उसमें इंटरप्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में तीन चीजें पड़ी। पहला एग्रेरियन टू इंडस्ट्रियल, दूसरा मैकेनाइजेशन और तीसरा स्टीम पावर। ठीक है, सेकेंड वाले में क्या बात की? पहली चीज हमने बात की स्टील प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनल कंबशन इंजन्स। ओके, क्लियर है यहां तक? अब आते हैं थर्ड रेवोल्यूशन पे। अच्छा, पहले ईयर देख लो, सेकेंड का ईयर क्या था? 1817 टू 1914। ओके, व्हाई 1914 इज मार्क्ड एज एन इंपॉर्टेंट ईयर इन द हिस्ट्री? अब ये मत बोला कि सेकेंड रेवोल्यूशन खत्म हो गया था। पता तुमको 1914 में क्या हुआ था? 1914 टू 1916 वर्ल्ड वॉर वन कब हुई थी? 1914 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अरे यार थोड़ा तो ऐसे जनरल नॉलेज कहां है तुम्हारी? घर छोड़ गया? चलो, सो 1914 मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, उससे पहले सेकेंड रेवोल्यूशन खत्म हो चुका था, सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन खत्म हो चुका था। ठीक है, थर्ड आया, थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एंड दैट वाज आल्सो नोन एज डिजिटल रेवोल्यूशन। अब ये मत बोलो फोन आ गए थे, कंप्यूटर्स डेवलप हो चुके थे, इसलिए इसको क्या बोला? डिजिटल रेवोल्यूशन बोला। ठीक है, सो ईयर क्या था? 1950 टू 1970। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स और आईटी सेक्टर डेवलप होना शुरू हो गया था। क्या तीन चीजें हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आईटी सेक्टर डेवलप होना शुरू हो गया था। और इसको और क्या कहा गया? डिजिटल रेवोल्यूशन, क्योंकि डिजिटलाइजेशन वहीं से ही शुरू हुआ, इसलिए ये क्या हो गया? डिजिटल रेवोल्यूशन। अब आता है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसको बोला जाता है इंडस्ट्री 4.0। ये 2.0, 3.0 ये तुम्हारी जनरेशन का है ना, या अपनी जनरेशन का है? इफ आई टॉक क्लियरली, आज अपन सुनते हैं मूवी बन रही है 2.0, ठीक है, कोई भी चीज आ रही है 2.0, 3.0, यही चलता है। तो मतलब ये तो आज का ही हुआ ना फिर, इसलिए इसको बोला जाता है इंडस्ट्री 4.0, बिकॉज इसका ईयर है 2010 से प्रेजेंट। आज जो चल रहा है, अभी जो चल रहा है, वो क्या है? इंडस्ट्री 4.0, मतलब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ओके, अभी क्या नया डेवलप हुआ? एआई, एआई तो नया डेवलप हुआ है। ओके, सो यहां पे क्या था? इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजीज। फ्यूजन होना शुरू हुआ, लिंक्स लाइंस बिटवीन फिजिकल, डिजिटल एंड बायोलॉजिकल स्फीयर्स। एक सेकेंड रुको यहां पे, हाँ ठीक है, फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजीज है, फिजिकली, डिजिटली और बायोलॉजिकली हर स्फीयर में क्या है? टेक्नोलॉजी है। तुम हॉस्पिटल जाते हो, वहां क्या देखते हो? सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड है, सब कुछ कनेक्टेड है, मशीनरीज है वो भी सब कंप्यूटर बेस्ड चल रही है। ठीक है, तुम यहां आए, यहां पे क्या चल रहा है? सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड है। पहले तो क्या होता था? ब्लैक बोर्ड होता था, व्हाइट बोर्ड होता था, अब क्या है? सब कुछ फ्यूजन है ना, है तो वही बोर्ड, वही लिख पा रहे हैं, बट क्या हो गया? फ्यूजन हो गया टेक्नोलॉजी के साथ में। उसके बाद में बात करें तो तुम कहीं पे गेम खेलने जा रहे हो, कहां जाते हैं आजकल? गेमिंग जोन जाते हैं खेलने, वहां क्या है? सब कुछ टेक बेस्ड ही तो है। वीआर चल रहा है, वीआर में क्या है? टेक्नोलॉजी है। हर चीज किससे रिलेटेड है? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। सो सब क्या हो गया? फ्यूजन हो चुका है हर चीज का टू द टेक्नोलॉजी। पेमेंट किससे करते हो? फोन से करते हो ना। कैश किसके पास है? किसी के पास नहीं है, कोई कैश लेके ही नहीं चलता, बिकॉज कैश इज अ रिस्क। क्यों रखें हम कैश? फोन है ना हमारे पास में, बाहर सामान लेने जा रहा, मम्मी पूछ रही है कैश दे दूं, क्या जरूरत है मम्मी? फोन है ना, फोन से कर देंगे पेमेंट, यही होता है ना। ठीक है, सो क्या हुआ? फ्यूजन हो चुका है हर चीज का। एंड द लास्ट फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आना शुरू हो चुका है, इट हैज स्टार्टेड। ओके, सो यहां पे फिर वही तीन चीजें हैं, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी एंड क्वांटम कंप्यूटिंग।
ओके और ये तीनों चीजें डेवलप होनी शुरू हो चुकी है। सिलिकॉन वैली, क्या है सिलिकॉन वैली? यू नो अबाउट सिलिकॉन वैली? सिलिकॉन वैली यूएस में है, जहां पे पूरा आईटी सेक्टर डेवलप्ड था। इंडिया की सिलिकॉन वैली पता है कौन है? बैंगलोर। तुम्हारा कोई भी दोस्त अगर आईटी सेक्टर में रहा है तो वो कहां जाएगा? बैंगलोर। इंजीनियर्स कहां चले जाते हैं? बैंगलोर चले जाते हैं, पुणे चले जाते हैं, बिकॉज दैट इज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। वैसे ही अब हमारे यहां पे डेवलप हो रहा है क्वांटम वैली ऑफ इंडिया। ठीक है, सो दिस इज आवर होमवर्क टुडे। और तुमको पता करके आना है कि क्वांटम कंप्यूटिंग इंडिया में सबसे पहली बार कहां डेवलप हो रही है। अभी रिसेंट हुई है, अप्रैल में 21 या 22 अप्रैल को ही फर्स्ट टाइम डेवलप हुई है। और तुमको ये सर्च करके आना है कि ये कहां पे हुई है। ठीक है, मैं थप्पड़ लगा दूंगी, बकवास नहीं करना है। हंस रहा है इसको पता ही कहां हुई है। जवाब नहीं देना किसी को, क्या? इसीलिए हंस रहा था ना। किसी को कुछ नहीं बताना है, इनको ढूंढने दो अभी आराम से, ढूंढ के लेके आओ। और ये भी देख के आओ कि वर्ल्ड में कहां हुआ है। इंडिया का पता करना है, वर्ल्ड का पता करना है। ठीक है, बिकॉज दिस इज एन इमर्जिंग फील्ड और क्वांटम कंप्यूटिंग वर्ल्ड में आ चुकी है। मतलब फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज स्टार्टेड। ओके, अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। इसको शुरू करेंगे, क्या फीचर्स हैं, किस तरीके से काम करता है मैनेजमेंट, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस लिखेंगे सारे। फाइन, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है तो बता दो। कल वाले टॉपिक में किसी को कोई इशू? आज वाला पढ़ लेना, ठीक है। और अभी जितना आज लिखवा दिया वो सबको लर्न हो जाना चाहिए। वी विल आस्क क्वेश्चंस टुमारो। ओके, चलो।